Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड चलिए देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स रिलेटेड टू क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले हम लोग एक बार मार्केट पे नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं जो यूएस है वहाँ पे डाउ जोन्स स्क्रीन पे है, लेकिन जो नैस्डैक एंड एस&पी है वो नेगेटिव में है। वहीं पे हम बात करते हैं चाइनीज़ इंडेक्स की, वो भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो निफ्टी आप देख सकते हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों मोर देन 1% अप है, ग्रीन में है। लेकिन वहीं पे जापान जो है एकदम रेड में है, मतलब एक फ्लैट। एंड जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है वो 3.2 ट्रिलियन के आसपास है। एंड जो हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 50 के आसपास है, जो कि न्यूट्रल सेंटिमेंट बोल रहा है, लेकिन मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत फियर है। अगर मैं बीटीसी की बात करूँ, बीटीसी डोमिनेंस की मैं बात करता हूँ तो बीटीसी के डोमिनेंस अभी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब 63.2 63.3 ऐसा कुछ रेंज में चल रहा था, लेकिन अभी बढ़कर 64.3 के रेंज में आ चुका है। वहीं पे जो आल्ट सीज़न है वो डेफिनेटली पहले से थोड़ा कम हो चुका है। तो आल्ट सीज़न का जो इंडिकेटर है वो पहले से अभी और वीक हो चुका है। जहाँ पे बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ रहा है तो आल्ट कॉइन का डोमिनेंस डेफिनेटली वहीं पे कम होगा। तो मार्केट में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। लास्ट टाइम हमने ईरान इजराइल वॉर के बारे में बात किया था। हमने ये बात किया था कि यूएस शायद इस चीज़ में अटैक कर सकता है ईरान पे, यूएस इजराइल के सपोर्ट में आ सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। चलिए उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है एरोड्रोम को लेके, द न्यूज़ क्रिप्टो पे। द एरोड्रोम फाइनेंस एक्सप्लोड्स 17% एज बुल्स टारगेट एपिक $2। तो एरोड्रोम के बारे में काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है। एरोड्रोम एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर मैं उसका चार्ट देखता हूँ तो एरोड्रोम जो है 30 डेज़ में 30% अप है, लेकिन 15 डेज़ में ऑलमोस्ट 60% अप है। वहीं पर 7 डेज़ में ऑलमोस्ट 25% अप है एरोड्रोम। तो एरोड्रोम जो है, अगर आपको एरोड्रोम नहीं पता है तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है ऑन द बेस नेटवर्क जो कि कॉइन बेस का खुद का उनका ओन L2 नेटवर्क है, बिल्ट ऑन L2 ब्लॉकचेन है, बिल्ट ऑन इथीरियम। तो जो एरोड्रोम है वहाँ पे उस बेस नेटवर्क को वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ काइंड ऑफ जो क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है ऑन द बेस नेटवर्क। तो एरोड्रोम जो है वो एक ही दिन में ऑलमोस्ट 17% भागा था। ये लाइक थोड़ा पुराना न्यूज़ है, 1-2 दिन पुराना, तो अच्छा खासा भागा था। बेसिकली क्यों क्या रीज़न्स था एरोड्रोम के इतना अच्छा परफॉर्म करने का, एरोड्रोम में ऐसा क्या हो रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने बात किया था जो कॉइन बेस नेटवर्क है वो आपको टोकनाइज्ड एसेट्स, टोकनाइज्ड इक्विटीज़, टोकनाइज्ड स्टॉक्स वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। उनको SEC से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो वो एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि हम लोग अगर क्रिप्टो स्पेस में हम लोग कॉइन बेस से जो काफ़ी क्लोजली रिलेट करते हैं तो वो एरोड्रोम फाइनेंस या बेस टोकन पे जो भी टोकन्स है वो उससे हम लोग रिलेट करेंगे कॉइन बेस को। तो पहला रीज़न तो वो, एंड दूसरा रीज़न ये भी था कि कॉइन बेस जो है नॉट कॉइन बेस बट जो JP मॉर्गन था, उन्होंने बेस लेयर पे के साथ पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च देयर डिपॉजिट टोकन्स। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जो उनके जो डिपॉजिट टोकन्स थे, बेसिकली जो अगर आप JP मॉर्गन का आपके पास बैंक अकाउंट है तो जो भी आपके अकाउंट में जो भी मनी होगा उसके 1-on-1 पे आपको एक डिपॉजिट टोकन दिया जाएगा जिसको आप पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ये पूरा प्रोसेस था वो जो था JP मॉर्गन का, वो बेस नेटवर्क के साथ टाई अप हुआ था। तो अगर बेस नेटवर्क के साथ टाई अप हो रहा है तो, क्योंकि बेस नेटवर्क का कोई नेटिव टोकन तो है नहीं, एंड इस वजह से हम अगर बेस नेटवर्क में कोई भी ऐसा
पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट एक्चुअली एरोड्रोम फाइनेंस पे दिखता है। तो वो एक रीज़न है कि क्यों एरोड्रोम फाइनेंस, ये दूसरा रीज़न था क्यों भाग रहा था। तीसरा रीज़न ये है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो काफ़ी फेवर में है एरोड्रोम के। तो अगर मैं टेक्निकल कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स है उनके बारे में बात करता हूँ, तो जो 50 एंड 200 EMA है एरोड्रोम फाइनेंस का, वो 50 एंड 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो उसका एरोड्रोम का प्राइस है तो वो 50-200 EMA से ऊपर प्राइस है एज ऑफ नाउ एरोड्रोम का। वो एक रीज़न है कि क्यों इसमें अच्छा खासा वो टेक्निकली काफ़ी एक अप ट्रेंड शो करता है। एंड जो RSI जो है वो भी शो कर रहा है कि जो एरोड्रोम है वो हैविली बॉट है, बट जो MACD जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर होता है वो ये शो कर रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए उसमें एक अच्छा खासा बुल रैली आ सकता है इन एरोड्रोम। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स काफ़ी फेवर में है एरोड्रोम के, ये इस आर्टिकल का कहना है। अगले आर्टिकल पे जाते हैं। इलॉन मस्क्स ऐप एक्स ऐप टू ऑफर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड पेमेंट्स। तो इलॉन मस्क का जो एक्स ऐप है, ये फॉर्मली ट्विटर ऐप जो था उन्होंने जो ख़रीद लिया था, उस पर उन इलॉन मस्क का हमको प्लान पता है, वो उनका पहले से काफ़ी पहले से आइडिया है। पेपाल से भी उनका वही मेन गोल था कि वो एक सुपर ऐप बनाए, एंड उनकी कोशिश अभी भी जारी है। अभी तक उन्होंने एक सुपर ऐप जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं वो अभी तक मार्केट में नहीं आया है। तो एक्स को लेके वो वैसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपना खुद का जो एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐप पे आप आपको सोशल मीडिया मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। तो मतलब हर चीज़ को वो ऐप सपोर्ट करेगा। तो अब ऐसा हुआ है कि जो CEO है एक्स के, लिंडा याकारिनो, उन्होंने ये कहा है कि एक्स मनी वो लॉन्च करेंगे, जो बेसिकली एक पीयर टू पीयर पेमेंट्स होगा, एंड वो 2025 में लॉन्च करने वाले हैं। एंड ये जो सर्विसेज होंगे वो वीज़ा, जो कि वो एक ग्लोबल पेमेंट्स टेक्नोलॉजी कंपनी है, उससे वो वो सपोर्ट करेगा ये सब चीज़ों को। एंड जो यूज़र्स है वो उस ऐप पे या जो एक्स मनी का जो सर्विस है उस पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो ख़रीदना बेचना ये सब भी आप उस ऐप पे कर सकते हैं। अगला आर्टिकल की बात कर लेते हैं। XRP ETF न्यूज़, अप्रूवल ऑड्स हिट 90% एज पॉली मार्केट बेट्स। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। XRP का ETF जो कि काफ़ी दिनों से लोग मतलब काफ़ी टाइम से लोगों का कहना है कि XRP का ETF आएगा, XRP का IPO आएगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रॉन का IPO आ रहा है, XRP का ETF का पता नहीं, वहाँ पे जो केस है वो डिसमिस नहीं हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ है XRP को लेकर। तो पॉली मार्केट जो कि एक प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे XRP का जो ETF है, ये मार्केट किसी ने खोला था कि क्या XRP का ETF 2025 में आ जाएगा, एंड उस पे जो ऑड्स है वो 90% इन फेवर है। इसका मतलब ये है कि 2025 तक मतलब 90% लोग ये बेट कर रहे हैं कि 2025 में XRP का ETF आ जाएगा, ऐसा उनका मतलब मानना है। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि जो भी हेज फंड्स है जो भी एसेट मैनेजर्स है वो लोग भी XRP में एक्सपोजर गेन कर सकते हैं विदाउट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द XRP। लेकिन हमको पता है XRP एंड SEC का केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो बेसिकली जो उसका डिसीजन है वो डिले होते जा रहा है, एंड उसी चीज़ को कंसीडर करते हुए जो SEC है उसने भी XRP का ETF जो जो अप्रूव जो करना चाहिए वो अभी तक अप्रूव नहीं किए हैं उन्होंने। लेकिन वहीं पे हम अदर हैंड दूसरा जो नेबरिंग उनका जो US का नेबरिंग कंट्री है
कनाडा, उसकी बात करते हैं तो कनाडा में XRP का ETF ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, वो लॉन्च भी हो चुका है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजर्स है जैसे कि पर्पस इन्वेस्टमेंट्स, 3iQ, ये सब लोगों ने अपना XRP का ETFs लॉन्च कर दिया है। एंड काफ़ी लोग वहाँ पे XRP का ETF में पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन US जो है उनके जो रेगुलेशंस की वजह से, जो SEC का जो स्टांस था क्रिप्टो को लेके, उस वजह से अभी भी स्ट्रगल कर रहा है US, बेसिकली जो SEC के वजह से, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ तो। अगला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। सोलाना हाईलाइट्स 32,000 एक्टिव डेव्स 1 बिलियन ऐप रेवेन्यू फॉर कंटिन्यूसली सेकेंड 2 क्वार्टर्स। तो सोलाना हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन है, हम सबको पता है सोलाना के बारे में, वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। लेकिन एक्चुअली काफ़ी अच्छी बात भी है। एंड उसका जो ऐप रेवेन्यू है, जो कि बेसिकली जितने भी जो भी अमाउंट, जो भी मनी जनरेट होता है बाय बिल्डिंग द एप्स ऑन द नेटवर्क ऑन द सोलाना ब्लॉकचेन, वो 1 बिलियन से ज़्यादा आया है फॉर कंटिन्यूसली फॉर द 2 क्वार्टर्स। तो जो 2025 का पहला क्वार्टर एंड 2025 का सेकेंड क्वार्टर में, दोनों में जो कि अभी ख़त्म होने वाला है, वो दोनों क्वार्टर्स में कंसेक्यूटिवली सोलाना का जो ब्लॉकचेन है, जो ऐप का जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो मोर देन 1 बिलियन रहा है। ये एक शो करता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सोलाना पे वो अच्छा है, जो यूज़र का एंगेजमेंट है सोलाना पे वो काफ़ी अच्छा है। वैलिडेटर्स जो कि जो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं ब्लॉकचेन पे, उनमें भी जो उनका जो नंबर है उनमें भी एक अच्छा खासा इंक्रीज़ देखा गया है। एंड जो सोलाना का ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो कि बेसिकली जो वैलिडेटर्स है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, जो भी पैसा वो लोग लगाते हैं ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने में, क्योंकि सोलाना जो है प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ करता है, तो उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी पहले से कम हुआ है। एंड जो उनका इनकम है वो एक्चुअली बढ़ा है। इस आर्टिकल में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म मैंने पढ़ा, नाकामोटो कोएफिशिएंट के बारे में, जो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन को मेजर करता है। नाकामोटो कोएफिशिएंट ये मेजर करता है कि जो एक ब्लॉकचेन है वो कितना डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड जो सोलाना है वो सबसे अच्छा, उसके नंबर काफ़ी हाई है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा नाकामोटो कोएफिशिएंट उतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन। तो सोलाना का करीब 20 के आसपास है, इथीरियम पे वहीं पे 6 है, सुई का एक्चुअली सोलाना से काफ़ी नज़दीक 18 पे है, एंड जो सेई ब्लॉकचेन है वो 7 पे है। तो सोलाना ब्लॉकचेन सतोशी बार नाकामोटो कोएफिशिएंट में भी वो लीड कर रहा है। अगला आर्टिकल, डाउ जोन्स अप 100 पॉइंट्स एज फेडरल रिजर्व बैलेंसेस ईरान। तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले जो US का जो मार्केट है उसमें जो डाउ जोन्स था वो ग्रीन में था, 30 पॉइंट्स कुछ ग्रीन में था। लेकिन पहले डाउ जोन्स 100 पॉइंट्स से ज़्यादा ग्रीन में था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो है गिर चुका है, क्योंकि जो हमको पता है पिछले एक हफ्ते से इजराइल एंड ईरान के बीच में काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। काफ़ी जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स एस्केलेट होते ही जा रहे हैं। आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि जो ईरान है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है इसराइल पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। एंड वहीं पे इसराइल भी रिटेलिएट कर रहा है ईरान पे मिसाइल्स लॉन्च करके। तो लेकिन ये था कि इसराइल के पास जो वेपन का स्टॉक है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली था ईरान पे मिसाइल्स लॉन्च कर रहा था। एंड उसको ऑफकोर्स प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, जो कि इसराइल का जो आयरन डोम है वो भी कितना हद तक प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो जो इसराइल का स्टॉक है, वेपन का जो स्टॉक है वो पहले से काफ़ी कम है। आई थिंक 1 वीक या 10 डेज़ का स्टॉक ही उनके पास बचा हुआ था। एंड वो US से सपोर्ट मांग रहे थे वेपन्स को लेके।
मैंने ये भी सुना कि जो ईरान है उसने रिसेंटली कल ही आई थिंक जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं कि उन्होंने एक बॉम्ब जो डिसइंटीग्रेट होके मल्टीपल बॉम्ब्स बन जाते हैं वैसा बॉम्ब भी लॉन्च किया था इसराइल पे कल के दिन ही। तो अगेन इसराइल जो है वो यूएस से मदद मांग रहा है एंड यूएस ने यूएस ने इस बात को टाल दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी रहने देते हैं, लेकिन अभी मैं ईरान को 2 वीक्स का टाइम देता हूँ। तो यूएस ने ईरान को, जो ट्रम्प है बेसिकली, ट्रम्प ने ईरान को 2 वीक्स या क्या टाइम दिया है एंड इस पीरियड में अगर ईरान उनके साथ डील साइन कर लेता है, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लेता है, तो ये जो वॉर है वो एस्केलेट नहीं होगा। अदरवाइज़ जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो यूएस है, वो ईरान पे अटैक करेगा, ऐसा उनका कहना था। तो देखते हैं, अभी ट्रम्प ने कहा है 2 हफ्ता, क्या 2 हफ्ते के बाद क्या होगा वो भी एक बार देखा जाएगा। क्या 2 हफ्ते के बीच में इसराइल चुप बैठेगा? क्योंकि हमको पता है इसराइल तो यूएस की नहीं सुन रहा है, इसराइल तो जैसा मन चाहे वैसा कर रहा है। इसराइल यहाँ पे यूएस का डैडी बन के बैठा है सीधी बातों में। तो ये सब चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अदर थिंग जो क्यों डाउ जोन्स ऊपर है, उसका एक अदर रीज़न ये है कि जो फेडरल रिज़र्व के एक गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उनका ये कहना है कि रेट कट्स के लिए हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं यूएस में रेट कट्स के लिए। एंड हमने एक्सपेक्ट किया था कि जून में एक रेट कट आएगा, लेकिन अभी भी स्टेटस को ही रहा है। एंड जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर 2025 में नेक्स्ट रेट कट होगा। लेकिन जो फेडरल रिज़र्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर है, उनका ये कहना है कि हम लोग शायद 2025 जुलाई में जो अगले महीना है वहाँ पे अगला रेट कट आता हुआ देख सकते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो टैरिफ्स है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को फ्यूल नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाएगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हमको पता है टैरिफ डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, तो वो ख़तरा तो है इकोनॉमी पे। एंड आई थिंक 2 दिन पहले जो फेड का मीटिंग हुआ था, फेड जो चेयरमैन है जेरेमी पावल, उन्होंने एज वी ऑल नो कि कोई भी रेट कट नहीं किया है। एंड उनका जो कमेंट्री था वो भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं था। बट जो ट्रम्प है वो कॉन्स्टेंटली जेरेमी पावल पे प्रेशर बना रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि अभी तक रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने आई थिंक कल या परसों उन्होंने कहा था कि जो रेट कट है वो 1% डाउन होना चाहिए, तो 1% का रेट कट कर दो। फिर उन्होंने बाद में कहा कि नहीं 2% का रेट कट होना चाहिए। अब तो जो ट्रम्प अपने मर्जी में आया वो कह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एज ऑफ नाउ तो अभी तक तो कोई रेट कट हुआ नहीं है। अगला देखते हैं कि कब आएगा, क्या जुलाई में आएगा, जो लोग मतलब जो ये गवर्नर कह रहे हैं वैसा होगा नहीं होगा। नॉर्वे बैन्स न्यू पावर इंटेंसिव क्रिप्टो माइनिंग। तो नॉर्वे जो है उन्होंने एक नया रूल निकाला है कि वो क्रिप्टो माइनिंग, बेसिकली बीटीसी माइनिंग को वो लोग बैन करेंगे। क्योंकि बीटीसी माइनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेजरली बीटीसी ही लोग माइन करते हैं। एंड बीटीसी है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क या फिर माइनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करता है। तो नॉर्वे ज़्यादा तो कंट्रीब्यूट नहीं करता है ग्लोबल हैश रेट में। बेसिकली जो हैश रेट जहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो ऐड होते हैं ऑन द बीटीसी ब्लॉकचेन, वहाँ पे नॉर्वे जो है ओनली 2% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन नॉर्वे के पास एक अच्छा बेनिफिट ये था कि उसके पास अबंडेंट एंड इनएक्सपेंसिव हाइड्रो पावर अवेलेबल था, जो पावर वो जो डैम्स से जनरेट करते थे। लेकिन स्टिल जो नॉर्वे के गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि इससे वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना ही जो लोकल से उनको इतना जॉब मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ पे हम लोग रोक लगा देंगे। तो बेसिकली वो लोग क्रिप्टो माइनिंग पे रोक लगा दे रहे हैं। अगला आर्टिकल, सही प्राइस सर्जेस एज व्योमिंग सेलेक्ट्स सही नेटवर्क फॉर WYST स्टेबल कॉइन। तो WYST स्टेबल कॉइन लॉन्च होने वाला है। व्योमिंग एक यूएस का एक स्टेट है
तो वो लोग काफ़ी टाइम से अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहते थे, एंड फाइनली उन्होंने उनके पास 10 से 11 कंटेंडर्स से एवैक्स था, उसमें बेस नेटवर्क था, इथीरियम, सोलाना, एप्टॉस काफ़ी थे, लेकिन उनमें से उन्होंने सेई को चूज़ किया है। एंड तो उस पर वो लोग जो व्योमिंग जो स्टेट है, वो लोग जो खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं WYST, वो लोग जो सेई नेटवर्क, सेई ब्लॉकचेन है जो कि एक L1 ब्लॉकचेन है, उस पे लॉन्च करने वाले हैं। तो वो लोग बेसिकली जो स्टेट है जितना भी वो अपने ट्रेजरी में US डॉलर्स होल्ड करेगा, उसको एज इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करेगा ऑन सेई नेटवर्क। तो ये बेसिकली वो लोग करने वाले हैं। AVAX price on the brink of sliding to $15 despite on-chain activity। तो AVAX काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। AVAX को मैं ट्रैक करता हूँ। AVAX जो है ऑलमोस्ट अभी $18 के आसपास या $17-18 के आसपास आ चुका है, तो काफ़ी गिर चुका है AVAX पहले से। तो उसका रीज़न क्या है, AVAX क्यों गिर रहा है? अगर ऑल्दो हम देख रहे हैं कि जो AVAX पे एक्टिविटी है, जो ऑन चेन एक्टिविटी है, वो काफ़ी पहले से बड़ा है, जो वॉल्यूम है वो पहले से काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद AVAX का प्राइस नीचे ही जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये बेसिकली टेक्निकल रीजंस की वजह से हो रहा है। जो AVAX जो है, एज ऑफ नाउ AVAX का जो चार्ट है वो बेरिश सिग्नल शो कर रहा है। तो एक टोटली बेरिश पैटर्न उस AVAX का जो प्राइस है उसने बना रखा है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है, जो कि एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट दे सकता है AVAX के प्राइस में। एंड अगर AVAX का जो प्राइस है वो $18.50 ये प्राइस अगर वो मेंटेन नहीं कर पाता है, तो AVAX जो है वो $15 तक भी गिर सकता है, ऐसा इस एनालिस्ट का कहना है। लेकिन AVAX हमने जैसे मैंने बताया, AVAX पे एक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। AVAX पे एक्टिविटी पहले से काफ़ी बड़ा है। जो एरिना.ट्रेड है वो एक लॉन्च पैड है, जहाँ पे आप ERC-404 स्टाइल टोकन्स बना सकते हैं। वो भी AVAX पे लॉन्च किया गया है। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ, तो सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, तो ERC-404 टोकन एक एक स्टैंडर्ड है, एक एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो ये डेवलपर्स कर रहे हैं। एंड जो ERC-404 स्टाइल टोकन्स क्या है, वो एक हाइब्रिड टोकन्स है, जो कि फंजिबल टोकन्स का भी काम करेंगे, नॉन फंजिबल टोकन्स का भी काम करके। मान के चलिए आपके पास एक नॉन फंजिबल टोकन है, एक यूनिक टोकन है, उसको ये इस लॉन्च पैड के वजह से उसको आप क्या कर दोगे, पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। एंड अगर मान के चलिए आपके पास 1 यानी 100%, तो अगर आपके पास 0.5 है यानी 50% उस टोकन का आपके पास है, तो आपके पास वो जो NFT है वो आपके वॉलेट में मिंट नहीं होगा जब तक आपके पास 1 या उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं करते हैं उस NFT का। तो जब आपने अभी आपके पास 0.5 है, मतलब 0.5 है, उस टोकन का 0.5% है, एंड आपने क्या किया, उसका जो रेस्ट 0.5% था वो भी आपने खरीद लिया, तो आपके पास अभी होगा 1 ऑफ द होल टोकन, 1% ऑफ द होल टोकन, यानी मतलब 100% ऑफ द होल टोकन। तो आपके पास अभी पूरा टोकन है। आपने क्या किया, आपने किसी और को 0.3% बेच दिया, तो ये जो आपके पास जो टोकन है वो वापस आपके पास से चला जाएगा। एंड ये ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के पास चला जाएगा, वो आपके पास नहीं रहेगा, मतलब किसी के पास भी नहीं रहेगा, वो किसी के पास, किसी के भी वॉलेट में नहीं रहेगा। मेरा मतलब वो टोकन तो रहेगा लेकिन किसी के पर्टिकुलर के वॉलेट में नहीं रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन वन या मोर देन वन उस टोकन्स होल्ड करता है। तो ये बेसिकली एक ERC-404 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। ये लाइक फ्यूचर में ये कैसा डेवलप होता है ये देखने वाली बात है। एंड अगेन एवेलांच पे एक्टिव एड्रेसेस जो है वो काफ़ी बड़े नहीं है, लेकिन जो AVAX पे वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, वो अच्छा खासा बड़ा है। इसका ये मतलब है कि जो काफ़ी कम यूज़र्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई
trading activity, high activity on the AVAX blockchain. तो ये बात है. Iran imposes curfew on crypto exchanges following Nobitex hack. तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. वॉर के चलते हुए जो इज़राइल एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी के बीच में ईरान का एक क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स जिसका नाम है वो हैक हो जाता है. एंड जो हैकर है वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन US डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज चुरा लेता है. उसमें से जो 90 मिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है वो एक एक बर्न कर देता है, बेसिकली एक ऐसे वॉलेट में भेज देता है जहाँ से कभी रिकवर नहीं किया जा सकता. तो इसके चलते हुए जो ईरान है उसने जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उस पर कर्फ्यू लगा दिया है. एंड उनको ये बताया कि वो सिर्फ सुबह के 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ही ऑपरेट कर सकते हैं. एंड जो ये हैक है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ईरान प्रो इसराइल हैकर ग्रुप एक है, गोंशेस के डरांडे, बेसिकली प्रेडेटरी स्पैरो, एक AKA प्रेडेटरी स्पैरो, उन्होंने इस अटैक के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. उनका ये कहना है कि वो ईरान के जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना चाहते थे, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे. लेकिन मतलब एंड उसमें ऑफ कोर्स वो लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं एक हद तक. हाँ, तो जो मेजर पोर्शन ऑफ द मनी था वो ऐसे एड्रेसेस को भेजे गए जहाँ से वो रिकवर नहीं किए जा सकते थे. एंड जो ये एड्रेसेस बेसिकली एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स स्लोगन्स ये सब एड्रेसेस पे पाए गए थे. तो ये क्लियरली मालूम चलता है. और एक चीज़ इस न्यूज़ को लेके जो चेन एनालिसिस है, जो कि एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म है, उनका ये कहना है कि जो ये नोबिटेक्स है उसको वो काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ भी ये टाई अप किया गया, मतलब इनका लिंक है, ऐसा उनका कहना है. जो प्रो हमास ग्रुप्स है, प्रो हमास मीडिया चैनल्स है, रशियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जो कि जिन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं जैसे कि गैरेंटेक्स एंड बिट पापा, उनके साथ नोबिटिक्स के रिलेशन से, ऐसा इस फर्म का कहना है. तो ये बातें. तो जो हैकर थे उन्होंने एक और चीज़ किया. जब उन्होंने हैक किया, पैसे जो काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज 90 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज बर्न भी कर दिए. उसको छोड़ के उन्होंने इस चीज़ को एस्केलेट करने के लिए जो नोबिटेक्स का कंप्लीट सोर्स कोड है, जो बेसिकली जो भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस है, जो भी नोबिटेक्स सॉफ्टवेयर का, उसको एक्स पे मतलब लीक कर दिया. तो जो भी चाहिए था, जो भी सारा डेटा था उसको एक्स प्लेटफॉर्म पे लीक कर दिया. इसमें काफ़ी क्रिटिकल डेटा था जैसे नोबिटेक्स का सर्वर लेआउट्स, उनके डिप्लॉयमेंट सिस्टम्स. तो जो यूज़र के एसेट्स थे वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गए. जो भी नोबिटेक्स का जो क्रिप्टो एक्सचेंज था वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. अगला न्यूज़ आर्टिकल, सर्कल स्टॉक सर्जेस एज जीनियस एक्ट क्लियर्स सेनेट. तो इस पे बात कर लेते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बार बताया था कि सर्कल का IPO आया है एंड उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है लोगों की तरफ, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से. तो जीनियस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. इस बार मेरे पास उसका फुल फॉर्म भी है. सो गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर US स्टेबल कॉइन्स एक्ट. सुनने में काफ़ी अजीब है, लेकिन उनका मेन गोल था कि अगर इसको हम एब्रीविएट करें तो ये जीनियस एक्ट, मतलब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो जीनियस एक्ट होना चाहिए. तो एक पीस ऑफ लॉ है, एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है कि एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाया जाए स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशन के लिए. तो हुआ यह है कि जीनियस एक्ट जो है वो सेनेट, जो कि लोअर हाउस है US कांग्रेस का, उसमें पास हो चुका है. एंड अभी इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि अपर हाउस है, उसमें पास होना बाकी है. एंड जो पॉली मार्केट है उस पर 8 to 10% ऑड्स ये है कि वो 2026 फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 तक
ये जो जीनियस एक्ट है वो पास हो जाएगा। एंड ये काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी एडवांटेजेस है फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन मार्केट। क्योंकि आपको इसका पहला एक ट्रेलर या एक छोटा सा टीज़र दिखी गया है। जो सर्कल को कॉइन है वो ऑलमोस्ट 34% भाग चुका था इस एक्ट के पास होने के बाद। एंड जो आईपीओ में जब सर्कल का जब आईपीओ आया था 2 हफ्ते पहले, वो $31 पे आया था। लेकिन अभी जो सर्कल का स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट $200 पे जाकर बैठ चुका है। तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर्कल। एंड अगर हम वहीं पे कॉइनबेस की बात करते तो इस एक्ट के पास होने के बाद कॉइनबेस का स्टॉक भी 14% बढ़ा। एंड रॉबिनहुड का जो स्टॉक प्राइस है वो भी 4.5% से बढ़ा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर एक छोटा सा एक्ट अगर लोअर हाउस ही पास करता है तो कितना एंथुसियाज्म लेके आ सकता है मार्केट में। अगर ये एक लॉ बन जाएगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन में आ सकता है। अगला आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल है बिटकॉइन एज कॉरपोरेट ट्रेजरी, वाई मेटा, अमेजोन एंड अदर कंपनीज आर नॉट एक्सेप्टिंग टू होल्ड बिटकॉइन इन देयर ट्रेजरी। तो मतलब वो सब लोग मना क्यों कर रहे हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में काफ़ी हाइप था कि माइक्रोसॉफ्ट शायद एक्सेप्ट कर लेगा बीटीसी को अपनी ट्रेजरी में होल्ड करने के लिए। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। हम होप कर रहे थे मेटा शायद मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने भी मना कर दिया। अमेज़ॉन के साथ भी यही हुआ है। तो उनका जो मेजर रीज़न यही है कि क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसीज अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, वो एक स्पेकुलेटिव एसेट्स है। एंड इस वजह से उनका जो प्राइस है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। ये कुछ रीजंस है। अभी तक रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी बना हुआ है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। इस वजह से जो उनके जो स्टेक होल्डर्स है वो लोग मेजॉरिटी ऑफ देम यही वोट किया कि उन्होंने कि ये उनके ट्रेजरी में वो लोग बीटीसी को होल्ड नहीं करेंगे। Kraken launches Bitcoin staking via Babylon। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बीटीसी को लेके, क्योंकि Kraken आप सबको पता है एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। उन्होंने बेबीलॉन के साथ पार्टनरशिप किया है, बेबीलॉन लैब्स के साथ पार्टनरशिप किया है। उसके बारे में हम आते हैं, लेकिन पहले समझ जाते हैं जो बिटकॉइन है वो एक प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ना कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो हम नेटिवली बीटीसी को हम लोग स्टेक नहीं कर सकते जिस तरह से हम इथीरियम को स्टेक कर सकते हैं। तो अभी एक नया इनोवेशन बेबीलॉन लेके आया है, जो बेबीलॉन लैब्स है। वो उन्होंने खुद का एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जहाँ पे आप जो बीटीसी है, अगर आपके वॉलेट में बीटीसी है तो आप बेबीलॉन प्रोटोकॉल के थ्रू आप POS चेन्स, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स, जैसे कि कॉस्मोस हो गया, एप्टोस हो गया, ये कुछ चेन्स है जो प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स, उनको आप सिक्योरिटी एज अ सिक्योर कर सकते हैं बाय स्टेकिंग यूर BTC। मतलब यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप अपने वॉलेट में बिटकॉइन होल्ड करते हैं तो आप क्या करोगे, आपका जो BTC है वो स्टेक कर दोगे बेसिकली एक टाइम प्रोटोकॉल के थ्रू। एंड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपना जो BTC है वो स्टेक कर देंगे आप, एंड आपको उस पर आपको 8 to 10% आपको यील्ड भी मिलेगा। एंड जो POS चेन्स है जैसे कि कॉस्मोस हो गया, उनको जो ये स्टेक्ड BTC होगा आपका, उनको सिक्योर करने में इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। एंड आपको डायरेक्ट BTC आपको यील्ड में मतलब रिवॉर्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्टेक कर रहे हैं तो आपको BTC डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बेबीलॉन का खुद का टोकन, जो कि बेबी जिसका टिकर नेम है, वो आपको इन एक्सचेंज मिलेगा। एंड उसको आपको ऑफकोर्स आप बाद में आप BTC से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ये
जो नया प्रोटोकॉल है वैसा। एंड क्राकेन ने बिटकॉइन स्टेकिंग बेबीलॉन के साथ पार्टनरशिप, मतलब बेबीलॉन के साथ मिलके, बेबीलॉन लैब्स के साथ मिलके उन्होंने लॉन्च किया। तो अब जो है अब ये होगा कि आप जो है BTC भी स्टेक कर पाएंगे। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।